वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। आज हम हमारे हिमाचल की मिडिवल हिस्ट्री तक पहुंच गए। इसके पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया। यदि मैं उस एंशियंट हिस्ट्री को कवर नहीं करता तो आपको मिडिवल हिस्ट्री में हिमाचल की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। अब एक बार हल्का सा ब्रीफली देख लेंगे कि किस तरह से हमारी एंशियंट हिस्ट्री ने प्रारूप लिया और किस तरह से हम मिडिवल हिस्ट्री तक पहुंचे। अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की मेन बात करूं तो इसमें जो हमारा शुरुआत हुई है वो मेनली 8th सेंचुरी AD से सोची जाती है। अब इसके पहले 7th सेंचुरी में क्या हुआ और उसके पहले क्या हुआ, एक बार उसको ब्रीफली देख लेंगे ताकि आपको वो चीज़ें समझ आ जाए। एक मैंने आपसे पहले बात की थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स की, या फिर मैं इसको स्टोन एज भी बोल सकता हूँ। उसके बाद मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में IBC के बारे में पढ़ाया था, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता लगा। हमने जाना कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी के जन्म से 2500 साल पहले हमारे देश में एक सिविलाइजेशन आ चुकी थी, जहाँ पे लोगों के पास स्क्रिप्ट थी और लोगों का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि क्वाइंस भी थे, मतलब ट्रेड भी बहुत अच्छा था। हमें IBC के टाइम के क्वाइंस मिलते हैं। बहुत सारी जगह अब पाकिस्तान में चली गई है IBC की। अगर पहले की बात करें 1947 से पहले सारी की सारी सिविलाइजेशन जो थी वो एक भारत में ही प्रेजेंट थी। उसके बाद हमने देखा कि जो वैदिक पीरियड आया, वैदिक पीरियड हमारा दो पीरियड्स में डिफरेंशिएटेड था। एक अगर मैं बात करूं तो प्री वैदिक पीरियड हो जाएगा और एक लेटर वैदिक पीरियड हो जाएगा। इस सब को हमने डिटेल में देखा है, यहाँ मैं सिर्फ ब्रीफली समझा रहा हूँ ताकि एक बार आपको टाइमलाइन समझ आ जाए। एक बार टाइमलाइन समझ आ गई तो उसके रिलेटेड फैक्ट्स आसान याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो प्री वैदिक हिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास पहली बार जो है वेद्स और ये सब बनना जो है शुरू होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्री वैदिक हिस्ट्री है वहां पे हमारे पास इतना ज्यादा रिजिडिटी नहीं थी अभी सिस्टम में। वर्ण सिस्टम आया था लेकिन रिजिड नहीं था। हर जो वर्ण था वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री था, कंपटीशन में नहीं था। यानी जो ब्राह्मण काम कर सकते हैं वो ब्राह्मण काम सबके लिए करेंगे। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ काम में थी, लोगों में नहीं थी। लोग सारे बराबर थे, सिर्फ काम में डिफ्रेंशिएशन हो गई थी ताकि सबको पता हो कि काम क्या करना है। इसी चीज को अगर थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा कि यहाँ पे कुरीति आनी शुरू हो गई थी, रिजिडिटी आनी शुरू हो गई थी। हमारे पास जो कास्ट सिस्टम है उसमें रिजिडिटी आनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे हमने देखा कि यहीं से हमारी शुरुआत होती है, जहाँ पे जो औरतें हैं उनको घर पे रहने की सलाह दी जाती है और जो घर के मर्द हैं उनको बाहर जाके काम करना है। ये सारा कुछ यहाँ पे शुरू होता है लेटर वैदिक पीरियड में। अब सेंसिबल से कंक्लूजन है कि जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड होगा उसके बाद कुछ इस तरह की मूवमेंट्स भी आएंगी जहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट्स होंगी। उसके पहले हम देखते हैं कि ये सारी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आप 2500 से 1750 BC तक देख सकते हैं। ठीक। प्री वैदिक की बात करूं तो 1500 से 1000 BC तक की बात है। यहाँ पे 1000 से 600 की बात है। 600 के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास और काफी सारे जो है वहाँ हमारे पास बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। 200 साल तक हमारे पास यही चीजें आती हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एम्पायर आने शुरू हो जाते हैं, जनपद आने शुरू हो जाते हैं, महाजनपद आने शुरू हो जाते हैं। ये सब हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मौर्यन एम्पायर है वो आता है। हमारा मौर्यन एम्पायर आता है, उस मौर्यन एम्पायर से हमारे बहुत सारे कनेक्शंस थे जो कि हमने पिछली वीडियोस में समझ लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से गुप्ता एम्पायर आता है, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर आता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है। तो अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो जो आपका मॉडर्न पीरियड था वो आपका बिफोर क्राइस्ट में था, यानी जहां पे जिस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके पहले आपका मॉडर्न पीरियड था। और अगर मैं आपके गुप्ता पीरियड की बात करूं तो आपका जो गुप्ता पीरियड था वो AD में था, यानी जो कि आज की सेंचुरीज है। आज कौन सी सेंचुरी है? 21st सेंचुरी है। उसी तरह जो आपका गुप्ता पीरियड था वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात है। ये सेकंड थर्ड सेंचुरी की बात है। गुप्ता पीरियड जो है उसका इन्फ्लुएंस आपका 5th 6th सेंचुरी तक रहा था। उसके बाद हमने एक लास्ट डायनेस्टी, एक वर्धा एम्पायर या फिर आप उसको हर्षा एम्पायर भी बोल सकते हैं, वो हमने देखा था। वो हमारी बात है यहाँ पे 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी यहां तक हम पहुंच गए थे कि हमने किस तरह से देखा, हमने हिस्ट्री को ट्रेस किया। इस हिस्ट्री में हमें पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना था कि इस हिस्ट्री के दौरान हिमाचल में क्या क्या चेंजेस हुए, हिमाचल की किंगडम्स में क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे कि हमने देखा कि कहाँ पे हमारे पास रिपब्लिक सिस्टम था। मॉरियंस के टाइम पे सारा रिपब्लिक सिस्टम था। फिर हम गुप्ता एम्पायर को देखते हैं तो सारे गुप्ता गुप्ता हैं, यानी मोनार्कियल सिस्टम आ गया था। तो अगर उस मोनार्कियल सिस्टम के अंडर आपका हिमाचल था तो हम इतना सा लॉजिकल कंक्लूजन तो ला ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पे भी मोनार्की जो है वो हमने देखी होगी। ये बात मैंने आपको जब हमने ऑडम्बर्स और त्रिगत्स पढ़े थे, जब हमने जनपद पढ़े थे, तब भी बताया था कि शुरू में तो सारे रिपब्लिक्स थे, बट एक
एक अनुमान लगाया जाता है कि धीरे धीरे शायद वो है एक मोनारिकल सेटअप में चेंज हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम 7th सेंचुरी तक पहुंच गए थे। फिर हम बात करते हैं हमारी 8th सेंचुरी की, जहाँ से हमारा मिडिवल हिस्ट्री एक्चुअली जो है स्टार्ट होता है। 8th सेंचुरी में हम देखते हैं कि हमारे इस्लाम जो है उसका जन्म हो जाता है। प्रॉफिट जो है उनकी वजह से इस्लाम का जन्म हो जाता है, एक नए तरह की धर्म की शुरुआत होती है, जहाँ पे हर धर्म की तरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। 5 बार नमाज पढ़ो, ये करो और वो मत करो, शराब हराम है, ये हराम है, वो हराम है, ये सब करके जो है अच्छी टीचिंग्स के साथ ही हर धर्म की शुरुआत होती है। फिर इंसान तो इंसान है, धीरे धीरे हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां आ ही जाती हैं, हर धर्म के साथ ऐसा होता है। और शुरुआत इसी वजह से हुई थी, मक्का से शुरुआत हुई, मदीना से शुरुआत हुई, ठीक है, वहां से हमने, जो कि आज जो है मुस्लिम्स हैं उनके लिए काफ़ी एक पवित्र जगह भी है, हम देखते हैं वहाँ से इस्लाम का जन्म होता है। अब जैसे ही इस्लाम का जन्म होता है तो वहाँ के काफ़ी ट्रेडर्स जो है उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर धर्म यही बताता है कि करप्शन वगैरह ये सब गलत है, अच्छा करो, हाँ। तो उनको इनसे दिक्कत होती है, तो इसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो आपके प्रॉफिट हैं वो मदीना शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे वो मदीना शिफ्ट होते हैं वहाँ पे उनके फॉलोअर्स जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट की मृत्यु के बाद जो है आपका, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस्लाम को आगे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस्लाम में दो हमारे फैक्शंस बन गए अलग अलग। मेन अगर आपको बात समझाऊं जो आपके समझने वाली है, वैसे तो मैक्सिद और इस तरह के हैं, सिंपल बात बताऊं तो अरब्स और तुर्क्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हुआ कि हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करना था, और मुस्लिम्स में तो, उसमें कुरान में तो इनका काफी एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि अपने धर्म का इनको प्रचार करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपके अरब्स और तुर्क्स हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने धर्म का प्रचार इस तरह से करें कि साथ साथ हम जो है आपकी बाउंड्रीज हैं, जो आपकी ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको भी कॉन्कर करते चले और हमारा धर्म का प्रचार भी होता रहेगा। इसी चपेट में जो है हमारा भारत भी आया बाद में। इन्होंने ईस्टवर्ड मूवमेंट करनी शुरू की, अरब्स और तुर्क्स। अब जो अरब्स और तुर्क्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि अरब्स जो थे वो फिर भी थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक सेटअप में मानते थे, वो फिर भी थोड़े बहुत ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज में मानते थे। लेकिन जो तुर्क्स थे दे वर डिस्पोटिक, वो एकदम क्रूर जानवरों जैसे थे, ठीक। तो इनका ये था कि बस किसी भी तरह से जो है हमें ज्योग्राफिकल एरिया अपनाना है, हथियाना है, और हमें और कुछ नहीं देखना है। तो 8th 9th सेंचुरी आते आते हमारे पास जो तुर्क्स हैं वो पावर में बहुत ज़्यादा आ गए थे, और हम देखते हैं बाद में जाके यही लोग जो है आपका दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवेंट ऑफ इस्लाम हो गया आपका 8th सेंचुरी आते आते। इन्होंने कोशिश की कि अब ईस्टवर्ड मूवमेंट जो है उसको शुरू किया जाए। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, मूवमेंट कैसे शुरू होती है, इन्वेजन्स के थ्रू शुरू होती है। तो इन्वेजन होने शुरू होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल सबसे ही इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, तो वहीं पे आके सीधा वो आक्रमण करेंगे। धीरे धीरे पहले जो आपकी बाउंड्रीज हैं उनकी तरफ से आएंगे। तो वहां पे हम देखते हैं कि टर्किश इन्वेजन जो है वो शुरू होते हैं। अब हमें सारा नहीं पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री बहुत बड़ी है, अगर उसको पढ़ाने पाएंगे तो सिर्फ वही पढ़ाई जाएगी। हमें सिर्फ हिमाचल का रेलिवेंट पोर्शन पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं टर्किन इन्वेजन जो है उसमें पहला नाम आता है अलापचिन का। अब इनका कोई खास काम हिमाचल में रहा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हिमाचल इनका कोई खास काम रहा नहीं है। मेन काम जो है वो इनका रहा है, जिनका नाम था सुबुतगिन। इनके अंडर जो है वो पहला इन्वेजन होता है हिमालय की तरफ, मतलब हिल्स की तरफ जो है पहला इन्वेजन किया जाता है इनके द्वारा। तो इस इन्वेजन में जो है ये किसके अगेंस्ट लड़ते हैं, अगर आप देखेंगे तो जयपाल के अगेंस्ट लड़ते हैं, जो कि हिंदू शाही किंगडम थी उस टाइम। हिंदू शाही किंगडम किस तरफ थी, आप देखेंगे जो मुल्तान वाला एरिया है, कश्मीर वाला एरिया है, जो इस टाइम आप समझ लिए पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक जितना एरिया है, उस तरफ का जो एरिया है वो हिंदू शाही किंगडम हुआ करता था। तो इस टाइम पे अब उन्होंने उस तरफ से आक्रमण करना था, तो जयपाल के साथ जो है इनका पहली लड़ाई होती है। किसकी, सुबुतगिन की। और अगर मैं आपको बताऊं जिनका नाम आपने बहुत पहले सुना होगा, किनका, जो महमूद ऑफ गजनी है, वो सुबुतगिन के जो है वो उनके बेटे थे, सुपुत्र थे, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो है जयपाल के साथ लड़ाई हुई। कहा जाता है कि एक स्नो स्टॉर्म की वजह से जो जयपाल है उनकी जो सारी प्लानिंग थी उसमें थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। नहीं तो हो सकता था कि जयपाल वैसे भी जीत जाते, लेकिन प्रॉब्लम आ गई। तो जयपाल ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा, शांति प्रस्ताव, कि हमें पीस चाहिए। तो दे सूट देम फॉर पीस, कि हमें पीस चाहिए। लेकिन सुबुतगिन जो थे वो राजी थे कि हाँ, इनको हम शांति प्रस्ताव जो है उसको मान लेते हैं, और ठीक है, अपना इनसे कुछ ना कुछ वो लेके चले जाएंगे, अपनी सोवेरेनिटी इनके ऊपर हम स्थापित कर देंगे। लेकिन जो आपके महमूद ऑफ गजनी है वो नहीं माने, वो इस बात को नहीं मानते थे। उन्होंने बोला कि शांति प्रस्ताव कुछ नहीं है, हमें इस्लाम आगे बढ़ाना है, तो हम अंत तक लड़ाई करेंगे।
उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जयपाल के फेवर में थी नहीं, लेकिन फिर भी जो हिंदू शाही किंगडम के राजा थे उस टाइम जयपाल, उन्होंने जो है लेटर लिखा आपके सुबुदगिन को, और इन्होंने इनको लेटर में लिखा कि आपने देख लिया है कि जो हिंदूज हैं वो इस टाइम पे किस तरह लड़ रहे हैं, यू हैव सीन द इम्पेचुटी ऑफ हिंदूज। तो अगर आप आगे आएंगे ये सोच के कि आप यहाँ से जो है एलिफेंट्स लेके जाएंगे, लूटपाट करके जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल होगा नहीं, बिकॉज वी विल कास्ट आवर चिल्ड्रन टू द फायर, वी विल मेक आवर एलिफेंट्स ब्लाइंड एंड वी विल फाइट यू टू द डेथ। तो अगर आप आ भी गए और आपने हमें हरा भी दिया तो आपके पास कुछ नहीं होगा यहाँ से लेके जाने के लिए, आप हमारी सिर्फ मिट्टी भी लेके नहीं जा पाएंगे, आपको सिर्फ कूड़ा मिलेगा लेके जाने के लिए। ये इन्होंने इसको लिखा, और बाद में जो है आपके सुबुदगिन जो है और जयपाल, इनके बीच में शांति प्रस्ताव हुआ। और शांति प्रस्ताव में कुछ ना कुछ लेन देन जो होता है वो हमारे इंपॉर्टेंस का है नहीं, कि हाँ कितने घोड़े दिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको मेंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये इनका अग्रीमेंट तो हो गया, शांति प्रस्ताव तो हो गया, और इसके बाद क्या हुआ कि पीस की बात हुई। लेकिन जैसे ही जयपाल जो है वो वापस जा रहे थे पीस शांति प्रस्ताव करके, इनको रास्ते में ख्याल आया कि क्यों मैं शांति प्रस्ताव करूं, तो इन्होंने वहां पे जाके जो भी टर्म्स थी एग्रीमेंट की उनको इन्होंने खराब कर दिया, वो अपनी बात से पलट गए और उन्होंने जो है बिट्रेयल कर दिया इस शांति प्रस्ताव का। इसके बाद क्या होता है, इसी के बाद यहाँ पे हो जाता है सेकेंड इन्वेजन। ये आपका सेकेंड इन्वेजन हो जाता है हिंदुस्तान का, और इस बार जो है फुल फोर्स के साथ आपके सबुद्दीन आते हैं और साथ में आपके महमूद ऑफ गजनी भी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जुगेशन जो है वो जयपाल को एक्सेप्ट करनी पड़ती है, यानी इस बार जो है सॉवरेनिटी उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बहुत सारे 200 से ज्यादा घोड़े उनको देने पड़ते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स देने पड़ते हैं। और उस टाइम की लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हाथियों और घोड़ों की ही होगी। इन्हीं हाथियों की इंपॉर्टेंस की वजह से हम देखेंगे कि महमूद ऑफ गजनी के साथ जब आनंदपाल की लड़ाई होती है, जो चौथा इन्वेजन था, वहां पे हमारे आनंदपाल जो है वो अपने ही हाथियों की वजह से हार जाते हैं। फिर ये तो आपका सेकंड इन्वेजन तक की बात होगी। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद 997 एडी, ये 1000 एडी, यानी कि आप समझ लिए 9th-10th सेंचुरी के बीच की बातें हैं ये सारे। अब 997 एडी में जैसे ही महमूद गजनी जो है वो आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि जो आपके सबुद्दीन है इनके फादर जो है इनकी हो जाती है डेथ। 997 में ये गद्दी पे बैठते हैं और 2 साल के बाद इन्होंने फिर से एक बार इन्वेजन कर दिया। 1008-1009 तक आते आते इन्होंने जो आपका नगरकोट है, प्रेजेंटली कांगड़ा है, उसका भी इन्वेजन किया। और उसको हम आगे देखेंगे अब कि किस तरह से इन्होंने इन्वेजन किया, कितनी सारी जो है लूटपाट मचाई और क्यों आनंदपाल हारे। अब उस चीज को एक बार देख लेते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो जैसे ही जो हमारे महमूद ऑफ गजनी, ये महमूद गजनी जो है, उनकी 4th एक्सपेडिशन में, यानी उनके 4th इन्वेजन जो होता है उसमें वो आके हमारा जो भारत को इन्वेड करते हैं पहले 1001 एडी में। उसके बाद धीरे धीरे उनका मन करता है कि क्यों ना हिल्स की ओर जाया जाए, तो 1008-9 एडी के बीच में, यानी कोई 6-7 साल बाद, वो कांगड़ा या नगरकोट को भी इन्वेड करते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि उस टाइम किंगडम जो थी वो आनंदपाल शाही किंगडम थी, हिंदू शाही किंगडम की बात हो रही है, उसको इन्वेड किया उन्होंने। और वहां पे आनंदपाल जो है उनकी डिफीट हो जाती है और महमूद ऑफ गजनी जो है दे ही बिसीज्ड द फोर्ट ऑफ नगरकोट, या फिर कांगड़ा की बात अगर करूं मैं जो प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1008-9 के बीच में नगरकोट के ऊपर रेड की जाती है और नगरकोट को बिसीज कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं आपके JR शर्मा, जब आप आंसर्स लिखेंगे तो यू कैन कोट हिम। इन्होंने यहाँ पे बताया कि जब 1008 और 9 एडी में जब जो फोर्ट ऑफ नगरकोट था, when the fort of Nagarkot was plundered, the tiger had tasted the first drop of blood। यहाँ पे शेर के मुंह में खून लगने वाली बात हो गई थी पहली बार यहाँ पे जब नगरकोट का किला जो है इन्होंने हासिल कर लिया था। वो क्यों हुआ था वो देखते हैं। यहाँ पे जब नगरकोट का किला जो है वो ले लिया गया, तो जो तुम्हारे महमूद ऑफ गजनी थे उन्होंने इन 2 बंदों को अपॉइंट किया, एक थे असीगितिगिन और एक थे तुम्हारे अल्तुतमिश। इन 2 बंदों को अपॉइंट किया गया, जितने भी तुम्हारे जो भी गोल्ड और सिल्वर है उनको इन्होंने, ताकि उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके या अपने साथ लेके जा सके,
उनकी ऊपर निगरानी रखने के लिए जो है इनको वहां पे रखा गया। जितनी भी ज्वेलरीज थी उनके लिए महमूद ऑफ गजनी ने खुद जो है उनका आकलन किया, उनके बारे में सारी जानकारी ली। यहाँ पे क्या था कि एक तो ये था कि जितने भी उनके पास ऑफरिंग्स थी जो कि देवता को चढ़ती थी, देवी को चढ़ती थी, वो सारी ऑफरिंग्स तो इन्होंने ली ही ली। बट मेन सोचने वाली बात ये थी कि वेल्थ सिर्फ इतनी ही नहीं थी उस टाइम पे नगरकोट में। नगरकोट में और भी बहुत सारी वेल्थ थी। अब कौन सी वेल्थ थी? यहाँ पे जितनी भी हिंदू शाही किंगडम्स थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने पिछले जयपाल की बात की तो मैं आपको बता रहा था कि मुल्तान से लेके श्रीनगर तक, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि सारा का सारा जितना नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है वो हिंदू शाही किंगडम के पास था। तो वहां पे बार बार अटैक हो रहे थे। अब त्रिगर्त नगरकोट जो है वो हल्का सा सेफर रीजन था उससे। तो हम देखते हैं कि जितना भी हिंदू शाही किंगडम का, जितनी भी उनके पास रॉयल ट्रेजरी थी, जो उनका रॉयल जितना भी ट्रेजर था, जितनी भी वेल्थ थी, सिक्के थे, सोने के जवाहरात, हीरे जवाहरात जो भी था, वो सारा उन्होंने नगरकोट के किले में भेज दिया था। और अब यहाँ पे हुआ क्या कि नगरकोट के किले को ही इन्होंने बिसीज कर लिया, अपने अंडर कर लिया। अब किला अंडर हो गया तो ऑफरिंग्स जो देवी देवता को चढ़ती थी वो तो आई ही इनके पास, साथ के साथ जितना रॉयल ट्रेजर था वो भी हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि महमूद ऑफ गजनी जो है उनके पास आ जाता है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उतबी जो है, उतबी जो एक राइडर है जिन्होंने, आपको पता होगा, तारीख यामिनी भी लिखी है, ठीक है, वहां से हमें पता चलता है कि रॉयल ट्रेजरी जो है वो भी इन्होंने इस टाइम पे ले ली थी अपने साथ। फिर जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था, आनंदपाल जो है, आनंदपाल शाही किंगडम जो है, जो जब इनको उनको पता लगा कि महमूद ऑफ गजनी जो है हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो इन्होंने एक कन्फेडरेसी बनाई। जितने भी हिल स्टेट्स थी, पंजाब स्टेट्स थी, जिनकी जितनी भी इनके अंडर थी, जो इनकी सुनते थे, उनके साथ इन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाई। और इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से वो कन्फेडरेशन बनाने के बाद हम एक आर्मी की तरह जो है महमूद ऑफ गजनी है उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ जा सके। महमूद ऑफ गजनी आपको पता है चौथा एक्सपीडिशन है, पहले अपने पिता के साथ भी इन्वेजन कर चुके हैं, तो वॉर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। डिफेंस करना और एक दूसरे शहर पे, एक दूसरे देश पे आक्रमण करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इन्होंने डिफेंस तो कई बार किया था, लेकिन इंडिया के कुछ भी कोई भी एक्सपेडिशन आपको ऐसा देखने को ही नहीं मिलेगा कि मराठास जो है उन्होंने ऑटोमन एम्पायर में जाके कहीं रेड कर दी हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। टर्किश में, इन्वेजन्स में, सल्तनत्स में आप देखेंगे, मुगल एम्पायर्स में आपको यही देखने को मिलेगा। बाहर से लोग आते हैं, आक्रमण करते हैं, और कितने कितने हजारों साल तक, तो शुरू के 1000 साल तक तो क्या हुआ था कि आक्रमण किया, लूटपाट मचाई और वापस चले गए। बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे तैमूर का आक्रमण होता है, उसके बाद मुगल्स आते हैं, दिल्ली सल्तनत की जब बात आती है, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पे सेटलमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सेटलमेंट होती है, बाबर आते हैं, हुमायूं आते हैं, अकबर आते हैं। उसके पहले क्या था कि आते हैं, लूटपाट मचाते हैं और चले जाते हैं, वहां पे अपना कोई ना कोई वजीर बिठा के। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे आपके अफगान रूलर्स जितने आए थे, लोधी डायनेस्टी के बाद जितने आए थे, फिर हम देखते हैं तो वो जितने भी रूलर्स थे वो सारे क्या करते थे कि अपना एक कोई वजीर बिठा के चले जाएंगे कुर्सी पे, दिल्ली पे कोई ना कोई वजीर बिठा के चले जाएंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे लूटपाट मचा के। एक एग्जाम्पल दूं तो नादिर अब्दाली हो गया, अफगान से आए थे, ठीक, ये सारे जो है लूटपाट मचाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, इनके हाथ जो है इतना सारा वो सोना लग गया। आनंदपाल के साथ प्रॉब्लम ये थी, इनके साथ ये हो गया कि इनकी सेना में हाथी बहुत ज्यादा थे, इनकी सेना में हाथी बहुत ज्यादा थे और हाथियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब इनकी सेना में एक पॉइंट पे ये हुआ कि ये जीत रहे थे, इट वाज अ श्योर विक्ट्री, ये क्रश कर रहे थे महमूद को, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनके जो हाथी थे वो हो गए आउट ऑफ कंट्रोल और इन्होंने हड़बड़ी मचाना शुरू कर दी। और इनकी जो सेना है उनको ये लगा कि दिस इज अ साइन ऑफ रिट्रीट। आप समझिए आज के टाइम का ब्लूटूथ डिवाइस वहां पे था नहीं, तो वहां पे क्या था कि हाथियों ने जैसे ही रिट्रीट करना शुरू किया, सारी की सारी सेना को लगा कि रिट्रीट करने का जो है यहाँ पे सिग्नल दिया जा रहा है और सारी की सारी सेना पीछे हट गई एंड अ श्योर विक्ट्री वाज टर्न्ड इनटू अ श्योर डिफीट। यहीं पे जो इनकी वजह से जो है आनंदपाल जो है उनकी इतनी हार हो गई। हालांकि इतना आसान नहीं था उस टाइम पे नगरकोट को हराना जितनी आसानी से हम हारे थे। इसके बाद 1043 यानी 1043 एडी तक जो आपका कांगड़ा का फोर्ट है, जो नगरकोट है, वो आपका महमूद ऑफ गजनी के अंडर रहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाकी नगरकोट को छोड़ के बहुत सारा एरिया जो है, हिली एरिया जो है, वो महमूद ऑफ गजनी के अंडर नहीं आ पाया।
और इसके बाद हम देखते हैं कि 1043 एडी के बाद बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में, बहुत सारी लिखी हुई जो आपकी लिटरेचर है उसमें हमें कई जगह मिलता तो है लिखा हुआ कि हाँ नगरकोट जो है और भी काफी रूलर्स के अंडर आया, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए या उसको वो आपका उसको टिक करने के लिए, या मैं आपको बताऊं उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण है नहीं। तो बिना वेरिफिकेशन के हम उस बात को सच नहीं मानते हैं, और हमारा मानना ये है कि 1043 एडी तक तो नगरकोट जो है वो बिसीज था, लेकिन उसके बाद जो आपकी कटोच डायनेस्टी आती है, कटोच डायनेस्टी के अंदर 300 साल तक आपका जो नगरकोट का किला है वो फ्री रहता है, अपने ही लोगों के अंडर रहता है आपका नगरकोट का किला। उसके बाद हम देखते हैं कि 300 साल के बाद कहीं जाके 1365, 1465 इस तरह से जब ये सब चलते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके नगरकोट पे बाकी रूलर्स जो है उनका कब्जा होने लगता है। वो हम नाम के साथ बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पे मैं आपको जो अगली वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इन सब के बाद हम देखते हैं कि आपकी जो दिल्ली सल्तनत है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। सल्तनत एक टर्किश वर्ड है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं टर्किश इन्वेजन से ही जुड़ा हुआ है। और दिल्ली का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इनकी सीट है वो थी दिल्ली में। ठीक, जो इनकी सीट है वो थी दिल्ली में। जैसे बहुत सारे जो आपके जनपद हैं उनकी सीट पाटलिपुत्र में थी, जो प्रेजेंट पटना है। वो क्यों थी? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एक सेंटर था उस टाइम। उसी तरह यहाँ पे इनकी सीट थी दिल्ली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्लेव्स, खिलजी, तुगलक और 2 डायनेस्टीज और थी, सैयद और लोधी। ये 5 डायनेस्टी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत में जानने के लिए। स्लेव डायनेस्टी जो है वो किसने बनाई थी? उस बंदे ने बनाई थी जो कि खुद एक स्लेव था, तो इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि स्लेव्स और खिलजी जो डायनेस्टी है उसने एचपी या फिर हिमालयास की तरफ कोई खास आपका आक्रमण किया नहीं। हिली एक्सपीडिशंस में उन्होंने कोई खास आपका इंटरेस्ट इनका था नहीं। यहाँ पे सबसे ज्यादा आक्रमण जो हमें देखने को मिलता है वो तुगलक का देखने को मिलता है, जो कि हम एक बार देखते हैं कि तुगलक में आपके जो है एक आपके तुगलक के राजा जो है आपके कांगड़ा के फोर्ट को फिर से बिसीज करते हैं। वो कौन है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिर सैयद और लोधी जो है इनका भी इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है आपके जो आपके हिमालय या हिली रीजन है उनकी तरफ, इनका भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। हमारे पास हमें समझने वाले इंपॉर्टेंट जो है वो तुगलक है, उसके बाद हम मुगल्स को पढ़ेंगे। तो ये रहा आज की वीडियो का टॉपिक, जिसमें हमने टर्किश इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा, कांगड़ा फोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। इसके अगली वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे, तुगलक इन्वेजन्स के बारे में जानेंगे। इन वीडियोस को आप लगातार पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं सुशांत, पढ़ते रहिए।